हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आज इस लेक्चर से हम ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग को स्टार्ट करेंगे। हम इन सब टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। इसमें हम जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है और जो क्वेश्चंस है उनको कवर नहीं करेंगे। जो बेसिक आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा तो वो आपको आना चाहिए। जो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं या थोड़ा कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, उनको हम देखेंगे। फिर भी 60 से 70% आपका इस लेक्चर से कवर हो ही जाएगा। जो 30-40% है वो आपको खुद करना पड़ेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर आप देख सकते हैं। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 जो कि सब्जेक्टिव पेपर था वो मैंने क्लियर किया हुआ है, ये आप मेरे मार्क्स देख सकते हैं। और इसके अलावा ये दूसरे एग्जाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सोल्यूशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द नागपुर कॉन्फ्रेंस द विड्थ फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे इन द हार्ड रॉक कटिंग। तो जो हार्ड रॉक होता है उसके अंदर जो हम नेशनल हाईवे बनाएंगे तो उसकी हम विड्थ कितनी लेंगे। तो दोस्तों उसकी विड्थ हम लेते हैं 7.9 मीटर। जो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं, नॉर्मली हम क्या लिखते हैं कि भाई अगर सिंगल लेन की कितनी लेते हैं हम 3.75। अगर मल्टी लेन है तो 3.5 मीटर पर लेन। इंटरमीडिएट लेन की कितनी लेते हैं 5.5 मीटर। अगर भाई डबल लेन है तो डबल लेन की लेते हैं हम 7 मीटर। और हम लेते हैं डबल लेन की 7.5 मीटर अगर वहाँ पे रेज कर्व है। रेज कर्व यानी कि जो इस टाइप से पत्थर से लगे होते हैं, अगर इस टाइप का रोड जो साइडों में पत्थर से लगे होते हैं तो 7.5 मीटर 2 लेन के लिए। तो अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से है, तो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये पूरा नागपुर कॉन्फ्रेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हार्ड रॉक कटिंग के अंदर नागपुर के हिसाब से कितनी विड्थ लेंगे हम 7.9 मीटर की, बस आपने इतना पढ़ लेना। बाकी ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए 3.5, 5, 7, 7.5, तो ये पेपर में आ सकती हैं। ये बस आपको ये याद रखना है 7.9 मीटर। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको कंसिडर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रोड कंस्ट्रक्शन द फिनिश सरफेस लेयर ऑफ द पेमेंट इज गिवन अक्रॉस स्लोप इन 1/45। तो ऐसी कौन सी टाइप की पेमेंट होती है जिसके अंदर हम क्रॉस स्लोप 1/45 का देते हैं। क्रॉस स्लोप का मतलब आप रोड ये साइड से देखोगे तो जो ये स्लोप ऐसे दे रखा है, ऐसे दे रखा है ताकि इसके ऊपर जो पानी की बूंदें पड़े वो ऐसे बह के इधर उधर चली जाएँ, तो इसको हम क्या कह रहे हैं क्रॉस स्लोप। तो ये हमें किसने बताया था, ये हमें बताया था दोस्तों टेलफोर्ड ने। 1/45 का कंस्ट्रक्शन का जो स्लोप होता है वो हमें किसने बताया, टेलफोर्ड ने। उसके अलावा ये 4 मेथड और होते हैं, तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों। जो पहले रोड बनते थे यानी कि बहुत टाइम पहले, तो उन रोड की जो ये डेप्थ होती थी ये बहुत ज़्यादा होती थी। 75 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर के आसपास डेप्थ होती थी जो रोमन रोड थे। फिर क्या आया, ये आया ट्रेस गेट कंस्ट्रक्शन आया मेथड। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई इतनी ज़्यादा आपको रोड की जो थिकनेस है वो देने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी बहुत थिकनेस है भी, जो 30 सेंटीमीटर की थिकनेस है उससे काम आपका चल जाएगा। और जो सब ग्रेड की मॉइस्चर कंडीशन है और जो ड्रेनेज है इसके ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया। तो इस टाइप से इनका उस रोड का कंस्ट्रक्शन था। ऊपर तो छोटे छोटे स्टोन है, नीचे फिर साइज उनका बड़ा होता जाएगा। जो है ब्रोकन स्टोन है, एज के ऊपर 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो स्टोन है ये 17 सेंटीमीटर। ये 17 सेंटीमीटर का और ये 8 सेंटीमीटर का स्टोन। तो ये हमें किसने बताया था, ट्रेस गेट ने। और इसको याद कैसे रखा हुआ था मैंने, ट्रास गेट। आखिरी में क्या आया हुआ है, गेट। तो गेट यानी कि रास्ता खोलना। तो इन्होंने रास्ता किस चीज़ के लिए खोल दिया कि भाई बहुत छोटे साइज़ का जो रोड है यानी कि जो इसकी थिकनेस है बहुत कम साइज़ की थिकनेस हमें ज़रूरत पड़ती है, तो इन्होंने एक टाइप से ऐसे रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए रास्ता खोल दिया। तो ट्रेस गेट आपको याद हो गया होगा। बस आपको इसको जो कंसेप्ट याद रखना कि साइड में छोटे स्टोन, बीच में बड़ा स्टोन, और भाई इसने कम थिकनेस का जो रोड कंस्ट्रक्शन है शुरू में इसने बताया था कि भाई आपको 30 सेंटीमीटर की रोड की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आता है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड ने क्या करा कि भाई 1/45 का स्लोप प्रोवाइड कर दिया। कितने का, 1/45 का। जो ये स्लोप यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना आपको, ये कितने का था, 1/45 का जो है स्लोप है किसने प्रोवाइड किया, ये टेलफोर्ड ने। और इसने जो स्टोन यूज करे यहाँ पे 17 सेंटीमीटर के, यहाँ पे 22 सेंटीमीटर के स्टोन इसने यूज करे ताकि जो ये स्लोप्स है प्रोवाइड कर सके। उसके बाद आता है मैकडम कंस्ट्रक्शन। मैकडम जो आधुनिक कंस्ट्रक्शन है, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वो मैकडम के ऊपर ही बेस है। जो ऊपर के दोनों कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, इसने भी नीचे स्टोन्स को यूज किया, इसने भी स्टोन्स को यूज किया। लेकिन मैकडम ने कहा भाई आपको इतने भारी भरकम पत्थर यूज करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम मॉडर्न पत्थर कहाँ यूज करते हैं, हम तो सिंपल एग्रीगेट वगैरह, डी बीम वगैरह उसका यूज करते हैं।
बिटुमन वगैरह का। तो इसने यही कहा भाई बड़े बड़े पत्थर की ज़रूरत नहीं है, सब ग्रेड के ड्रेनेज के ऊपर ध्यान दिया। और जो स्लोप इसने प्रोवाइड किया वो कितना था 1/36 का। जो मैकेडम है उसने कितने का स्लोप प्रोवाइड किया 1/36 का, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड कर दिया इसके कंपैरिजन में टेलफोर्ड ने 45 का करा था, मैकेडम ने 1/36 का। तो ये चीज़ तो आप समझ रहे होंगे कि भाई 1/36 बड़ा है 1/45 के कंपैरिजन में। और उसके अलावा जो टोटल थिकनेस थी वो इसने यूनिफॉर्म रखी है करीब करीब 25 सेंटीमीटर की। तो आपको ये याद रखना कि भाई जो मैकडम ने क्या कहा था कि भाई जो टोटल थिकनेस है रोड की वो हम यूनिफॉर्म रखेंगे एज से लेके सेंटर तक। तो जैसा आपको इसमें भी दिख रहा है जो इसकी थिकनेस है, ये इसकी मोटाई है कांस्टेंट है, ये जो इसकी मोटाई है वो लगभग कांस्टेंट है। जो यहाँ इसने स्लोप सा प्रोवाइड कर दिया, लेकिन जो ये थिकनेस है वो तो ये कांस्टेंट ही रख के चल रहा है। तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कंसेप्ट वाले, और प्रीवियस ईयर से ही आएंगे। आपको फिर सब कुछ जो इसमें सॉल्यूशन समेत सब पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैवी फाउंडेशन स्टोन आर नॉट एट ऑल नेसेसरी टू बी प्लेस एट द बॉटम लेयर ऑफ रोड विद द सबग्रेड स्लोप इन 1/36। तो 1/36 का क्रॉस स्लोप हमें किसने दिया था? तो 1/36 का स्लोप अभी हमने देखा मैकडम ने दिया था। और भाई हैवी फाउंडेशन स्टोन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज़ हमने पढ़ी ना। वही टोटल थिकनेस यूनिफॉर्म रहेगी 1/36 का स्लोप, और फाउंडेशन स्टोन्स हमें हैवी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ किसने कही थी? मैकडम ने कही थी। और जो आपका मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है वो किसके ऊपर बेस है? मैकडम के ऊपर ही बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व प्रोवाइडेड एट द चेंज ऑफ ग्रेडियंट इज कॉल्ड। तो जब ग्रेडियंट चेंज होगा तो हम कौन सी कर्व को प्रोवाइड करते हैं? तब दोस्तों हम प्रोवाइड करेंगे वर्टिकल कर्व को। ग्रेडियंट आपको पता होगा क्या होता है, जैसे ये है ग्रेडियंट, इसको हम क्या सकते हैं भाई 1/36। तो ये क्या है ग्रेडियंट, इस टाइप से भाई ये ऐसे है तो ये वर्टिकल प्रोफाइल हो गई किसी रोड की। ये रोड की क्या है? वर्टिकल प्रोफाइल। और ये इसके ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं ऐसे, ठीक है। तो ये रोड की वर्टिकल प्रोफाइल। अब यहाँ पे ग्रेडियंट कुछ और था, यहाँ कुछ और हो गया। तो जो ये चेंज हो रहा है किसके अंदर हो रहा है? ये वर्टिकल कर्व के अंदर चेंज हो रहा है। किसके अंदर चेंज हो रहा है? वर्टिकल कर्व के अंदर। और ग्रेडियंट क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जैसे रोड ये ऊपर चल रहा है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो जो इसका वर्टिकल ये हो रहा है तो ये इसका ग्रेडियंट है। वर्टिकल कर्व, ये आपकी वर्टिकल कर्व है। अगर आप इसको आसमान से अगर ड्रोन से देखोगे तो आपको रोड ऐसे दिखाई देगा। ये रोड की मार्किंग होगी और गाड़ियाँ ऐसे चल रही होंगी। तो ये हो गया आपका ओरिजोनटल। अब इसके अंदर कहीं पे ऐसे कर्व आ सकता है ओरिजोनटल के अंदर, तो ये होगी ओरिजोनटल कर्व। और अगर आप इसको साइड पे खड़े होकर देखोगे तो कैसे दिखाई देगा? साइड में आपको ये ज़मीन हो गई और ये रोड ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा, और इसके ऊपर गाड़ियाँ ऐसे जा रही होंगी। तो ये हो गया आपकी वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल और ओरिजोनटल कर्व, ये आपकी ओरिजोनटल कर्व है। इसके बीच का डिफरेंस आप समझ गए होगे, और वैसे भी आपको पता ही होगा, इतनी कोई बड़ी चीज़ ये है नहीं। ट्रांजिशन कर्व क्या होती है? जब भाई कोई व्हीकल सीधा चल रहा था और अचानक से कोई रेडियस कर्व आ जाता है तो उसके बीच का उनको आपस में मिलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांजिशन कर्व का, ताकि व्हीकल को अचानक से वो झटका सा ना लगे। जैसे यहाँ पे कोई कर्व थी और ये रोड सीधा चलता आ रहा है, तो यहाँ इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रांजिशन कर्व का यूज करेंगे। और ट्रांजिशन कर्व हम कौन कौन सी यूज करते हैं? जो हाईवे कंस्ट्रक्शन होता है तो हम स्पायरल यूज करते हैं। हाईवे के अंदर हम कौन सी यूज करते हैं? हम स्पायरल को यूज करते हैं। उसके अलावा कौन कौन सी होती हैं भाई? बर्नौली, लेमिनस्केट, स्पायरल, क्यूबिक पैराबोला, तो ये सभी ट्रांजिशन कर्व होती हैं। रिवर्स कर्व कैसी होती है? ये आपकी रिवर्स कर्व है, एस शेप बनेगी इसकी, ये एस शेप दिख रही है ना आपको, या ये होगा, ये क्या आपका रिवर्स कर्व है। ऐसे हो के ऐसे ये रिवर्स कर्व। इधर तो इसका रेडियस यहाँ पे था और इधर इसका रेडियस ऐसे बनेगा, तो ये रिवर्स कर्व हो गई। रेलवे वगैरह में यूज करते हैं रिवर्स कर्व का, अपने उसके अंदर यूज नहीं करते हाईवे में इसको। तो ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है। 4th नंबर क्वेश्चन, द रिकमेंडेड कैम्बर फॉर ए वाटर बाउंड मैकडम रोड इज। तो जो वाटर बाउंड मैकडम रोड है उसके लिए हम कैम्बर कितना यूज करते हैं? तो उसके लिए हम करेंगे 1/33 से लेके 1/40 तक। कैम्बर क्या होता है? कैम्बर जो क्रॉस स्लोप होता है उसी को हम कैम्बर कहते हैं। जैसे ये आपका रोड है, ये रोड है,
तो जो इसको इस साइड, ताकि पानी की बूंदें इस पर पड़ के इधर उधर चली जाएं, तो हम ये स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कैम्बर कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, कैम्बर कहेंगे। और वाटर बाउंड मैकेडम के लिए कितना यूज करते हैं, 1/33 से 1/40। और ये अलग अलग रोड के केस में आपको ये चारों वैल्यू पता होनी चाहिए। सबसे पहले आता दोस्तों सीमेंट कंक्रीट। कौन सा, सीमेंट कंक्रीट या फिर हाई बिटुमिनस, यानी कि बहुत बढ़िया क्वालिटी का रोड। तो उसमें जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करेंगे वो हमें इतना ज़्यादा प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं। कितना करेंगे, 1.7 से लेकर 2। कितना, याद रखना है क्या तरीका, 1.7 से लेकर 2%। ये हम किस में करेंगे, सीमेंट कंक्रीट या हाईली बिटुमिनस। और ये आप खुद भी समझ सकते हो भाई, सीमेंट कंक्रीट का या फिर हाई बिटुमिनस कंटेंट का रोड कैसा होगा, बिल्कुल चिकना रोड होगा। और उसके ऊपर पानी की बूंदें अगर हल्का फुल्का भी स्लोप होगा तो अपने आप बह के नीचे आ जाएंगी और रोड हमारा साफ रहेगा। फिर आता थिन बिटुमिनस। कौन सा आता, थिन बिटुमन, यानी थोड़ा कम बिटुमन है, तो उसमें 2 से लेकर 2.5%। फिर आता वाटर बाउंड मैकेडम या फिर ग्रेवल पेवमेंट। तो जो थोड़ा हल्का क्वालिटी का रोड हो गया तो उसमें कितना करेंगे, 2.5 से लेके 3%। फिर आता अर्दन रोड। अर्दन यानी कि मिट्टी का कच्चा रोड है, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे बिल्कुल चिकना रोड था तो उसमें इतने से स्लोप से काम चल गया, ये लगा चलो इतने से स्लोप से काम चल गया। कोई अर्दन रोड है यानी कि मिट्टी का रोड है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो पानी है वो बह के नीचे आ सके। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे और ये चारों वैल्यू आपको याद हो गई होंगी। बढ़ती हुई जा रही है, पहले 1.7 से 2% हुई, फिर 2 से 2.5%, फिर 2.5 से 3% और 3% से 4%। तो ये पैटर्न आपको याद कर लेना है। और उसके अलावा जो है 1/33, 25, 33, 40, तो ये तो आपको याद होगा ही, क्योंकि जैसे 2% है, 2% को आप क्या लिखोगे, 2/100, यानी कि 1/50। तो अगर आपको ऐसे याद होता ही है सारा का सारा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई 2% को हम 1/50 क्यों लिख रहे हैं, तो आप इसको भी याद कर लेना। इसको आप नीचे से याद करते हुए चलना भाई। अर्दन के लिए 1/25 से 33, फिर 33 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60। तो ऐसे याद करते हुए चलोगे तो ये चारों वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल फॉर्म ऑफ द कर्व फॉर द समिट कर्व। जो समिट कर्व होती है उसके लिए आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व क्या है, तो उसके लिए आइडियल फॉर्म होगी दोस्तों सर्कुलर। तो इस क्वेश्चन में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि आइडियल सर्कुलर क्यों है और भाई पैराबोला हम कब यूज करते हैं। तो आपको ये याद रखना, जो समिट कर्व होती है, समिट यानी कि ऐसे वाली कर्व, तो इसके अंदर जो आइडियल है वो तो सर्कुलर होती है, लेकिन हम प्रोवाइड कौन सी कर देते हैं, हम पैराबोली प्रोवाइड कर देते हैं। हम प्रोवाइड कौन सी कर देते हैं, हम पैराबोला प्रोवाइड कर देते हैं। समिट कर्व आप समझ गए होगे भाई, यहाँ पर गाड़ी ऐसे चलते हुए आपकी ऐसे जाने लग रही है, ऐसे, ठीक है, तो ये समिट कर्व। और सर्कुलर आइडियल क्यों होती है, क्योंकि जो उसको साइड डिस्टेंस अवेलेबल होता है वो कांस्टेंट रहता है इसके अंदर थ्रू आउट द लेंथ। उसके अलावा जैसे ये चारों एग्जांपल जो आपको दिए हुए हैं समिट कर्व के एग्जांपल हैं। समिट कर्व जिसकी शेप कुछ इस टाइप से बनेगी, इसकी भी ऐसे बन रही है, इसकी भी ऐसे है, इसकी भी ऐसे और इसकी भी है, तो ये चारों समिट कर्व हैं। उसके अलावा ये आप देख सकते हो जो पैराबोलिक कर्व होती है वो कंस्ट्रक्शन में आसान होती है और गुड कंफर्ट देती है, तो इस वजह से हम सिंपल पैराबोली प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो आइडियल होती है वो कौन सी रहेगी, सर्कुलर होएगी, तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ ए कर्व फॉर रूलिंग डिजाइन स्पीड v एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन f ड्यू टू ग्रेविटी g एंड सुपर एलिवेशन e इज गिवन बाय। तो ये दोस्तों आपको पता है E + F = v²/gr। तो आपका रेडियस किसके बराबर आ गया, रेडियस आ जाता है आपका v² डिवाइड बाय E मैक्सिमम + F × g। और R रूलिंग मिनिमम का क्या मतलब है कि भैया आप मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और मैक्सिमम फ्रिक्शन जब आप प्रोवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, R रूलिंग v²/g E + F। तो ये आपका क्या आ गया, रूलिंग मिनिमम रेडियस। उसके अंदर E और F की हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे ताकि R की वैल्यू मिनिमम आए। तो ऑप्शन में देखिए कौन सा हमारा सेट हो रहा है, v² डिवाइड बाय E + F × g, सी ऑप्शन। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
इससे आपका प्री या फिर मेंस दोनों में क्वेश्चन आ सकता है। E + F = V²/GR। और E की वैल्यू हम 7% लेते हैं, और जो लॉन्गिट्यूड ये लेटरल फ्रिक्शन होता है, लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू 0.15 लेते हैं। लेटरल का क्या मतलब होता है? लेटरल यानी कि परपेंडिकुलर, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो जैसे गाड़ी आपकी ऐसे जा रही है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये कितना है? 0.15। और जो इस गाड़ी के डायरेक्शन में लगेगा वो कितना होगा? 0.35। और एक आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, मिनिमम रेडियस बियॉन्ड विच नो सुपर एलिवेशन इज रिक्वायर। भाई ऐसा मिनिमम रेडियस बताओ भाई आपको सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करते हो? V²/225 × E। और ये E कौन सा होता है? ये कैम्बर वाला होता है। E कौन सा होता है? कैम्बर वाला। कैम्बर वाला कौन सा? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि भाई कंक्रीट रोड के लिए हम कैम्बर कितना प्रोवाइड करते हैं? 1.7 से 2%। तो वो क्या था? कैम्बर। तो यहाँ पे जो आप ये यूज़ कर रहे हो कैम्बर वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ऑफ ए पेवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 230 मीटर फॉर रोलिंग स्पीड ऑफ 80 km/h। तो इसके लिए जो हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका दोस्तों फॉर्मूला होता है एक्स्ट्रा वाइडनिंग का NL² + V/9.5 √R। क्या होता है? NL² V/9.5 √R। N क्या है? N है नंबर ऑफ लेन, भाई 2 लेन का रोड है, 4 लेन का रोड है। R रेडियस हो गया, V वेलोसिटी हो गई, L हो गई लेंथ ऑफ द व्हील बेस। तो अब अपने क्वेश्चन में वापस आ जाते हैं। आपको साइकोलॉजिकल वाइडिंग बूझी हुई है, और इसमें आपको याद रखना जो स्टार्टिंग वाला टर्म है NL² ये है मैकेनिकल, और V/9.5 √R ये है साइकोलॉजिकल। तो साइकोलॉजिकल बूझिए, तो इसमें आप अपना वैल्यू पुट करोगे वेलोसिटी km/h में, और 9.5 × √R, ये कितना आंसर हो गया? 0.555। अब बच्चों को एक चीज़ में कन्फ्यूजन रहता है, कहीं पे तो हम वेलोसिटी पुट करेंगे km/h में, कहीं पे हम पुट कर देते हैं मीटर/सेकंड के अंदर। तो इसको याद करने के लिए मैंने अपना खुद का शॉर्टकट बनाया हुआ था। वो शॉर्टकट क्या था? अब जैसे ये वाला फॉर्मूला है V/9.5 √R। अब इसमें 9.5 है ना, यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी, साथ में कोई कोफिशिएंट वगैरह होगा, तब हम किसको यूज करेंगे? km/h को। अगर सीधा फॉर्मूला ये होता भाई V²/R, तो इसके अंदर हम किस में पुट करेंगे? मीटर/सेकंड में। और जहाँ भी इसके आगे कोई कोफिशिएंट वगैरह आ जाता है तो हम इसको किस में पुट कर देंगे? km/h में। तो ये याद करने का मेरा तरीका था, भाई हमने साथ में ये कोफिशिएंट क्यों जोड़ दिया 9.5, ताकि इसको हम किलोमीटर में हम सीधा पुट करके हमारा आंसर आ जाए। तो 99% आपका ये अगर इस हिसाब से याद करोगे तो ठीक ही बैठेगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मेरे को तो दिक्कत आती थी भाई कहाँ किलोमीटर लिखेंगे और कहाँ मीटर लिखेंगे, तो मेरा याद करने का तरीका यही था, जहाँ कोफिशिएंट आ जाए वहाँ हम किस में लिखेंगे? km/h में। तो V/9.5 √R, आपने वेलोसिटी लिखी 80, 9.5 √R, तो आंसर आ गया आपका 0.555 मीटर। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, NL² + V/9.5 √R, और वेलोसिटी इसमें km/h में है। और एक्स्ट्रा वाइडनिंग हम प्रोवाइड क्यों करते हैं? टू अवॉइड दी ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस। अब जैसे कि समझने की कोशिश करना, समझा देता हूँ। जैसे रोड है आपका, ऐसे रोड मुड़ने लग रहा है, ठीक है, और जो आपकी गाड़ी है वो ऐसे है, ठीक है, ये पहिया एक, ये दूसरा पहिया, ये तीसरा, ये चौथा। तो जब ये कर्व होगा तो इस कर्व के ऊपर क्या होती है? ये गाड़ी तो ऐसी की ऐसी रहेगी, यहाँ भी ये गाड़ी ऐसी की ऐसी रहेगी, यहाँ भी ऐसी की। अब ये तो नहीं है कि आप स्टीयरिंग को घुमाओगे तो गाड़ी आपकी ऐसे हो गया ऐसे बन जाती हो। जब आप स्टीयरिंग घुमाते हो गाड़ी ऐसे नहीं बनती ना, गाड़ी तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेगी, बस जो उसका पहिया हाकेगा वो घूम जाते हैं। तो जो रिजिडिटी होती है व्हील बेस की, उस वजह से जब आप इसको मोड़ते हैं तो यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना, ये पहिया मुड़ जाएगा, ये नहीं मुड़ता, तो कुछ यहाँ एक्स्ट्रा हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वही चीज़ इसने लिखने की कोशिश करी हुई है, समझाने की कोशिश करी हुई है, टू अवॉइड ऑफ ट्रैकिंग ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द व्हील। और एक होती है साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, भाई जो ड्राइवर के मतलब खुद के दिमाग में ये हमारे ये होता है भाई ज़्यादा रोड के किनारे के ऊपर ना चलाओ, भाई लग जाएगी गाड़ी, तो हम थोड़ी सी दूर करके चलाते हैं रोड के जो एज होते हैं उनसे। तो एक वो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी भी होती है हमारी, तो उस वजह से हम थोड़े रोड की लेंथ को एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, पेपर में पूछता है।
विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो दोस्तों हम एक तो बम्प इंडिकेटर होता है और एक रफोमीटर, इन दोनों इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए। रफोमीटर किसको मेजर करता है, पेमेंट सरफेस की रफनेस को, और बम्प इंडिकेटर किसको यूज करता है भाई, रोड के ऊपर अनइवननेस कितनी है, अनइवननेस यानी कि उबड़ खाबड़ कितना है रोड हमारा, और उससे फिर हम उसकी जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह उससे हम निकाल लेते हैं। और ये अनइवननेस इंडेक्स की जो ये वैल्यू है ये मतलब ज़्यादा सीरियस होकर याद नहीं करनी है, 4-5 बार पढ़ लोगे अपने आप याद हो जाएंगी। अगर 1500 mm पर किलोमीटर से कम की वैल्यू है तो गुड है, 2500 तक है तो सेटिस्फैक्ट्री है, और अगर 3200 ज़्यादा की वैल्यू है तो ख़राब रोड है। अनइवननेस का मतलब समझते होगे ना भाई, रोड ऊबड़ खाबड़ा, कहीं पे गड्ढा है कहीं पे कुछ और है। तो हम क्या करते हैं, एक गाड़ी ले लेंगे, उसके पीछे एक ये बम्प इंडिकेटर बांध देते हैं। ज़मीन गड्ढों से गाड़ी ऊपर नीचे उछलती है ना, तो एक कागज़ होता है, उस कागज़ के ऊपर एक पैल लगा हुआ होता है, तो वो ऐसे नोट करता हुआ चलता है कि भाई कहाँ पे ये गाड़ी ऊपर नीचे उछल रही है। तो 1 किलोमीटर की लेंथ में अगर 1500 से कम है तो ठीक है, 2500 तक है सेटिस्फैक्ट्री है, अगर 3200 ज़्यादा है तो ख़राब है वो रोड। स्पीडोमीटर का क्या काम होता है भाई, स्पीड बताता है गाड़ियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू दी। दोस्तों इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, तो ये होता है ट्वाइस दी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। किसके इक्वल, 2 टाइम दी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। और ये हम कब प्रोवाइड करते हैं, अगर आप किसी रोड के ऊपर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो तो हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं, हम प्रोवाइड कर देंगे इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। और जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होता है ये तो आपको पता ही है भाई, किसी गाड़ी को आपको ओवरटेक करना तो भाई कितना डिस्टेंस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, आप सेफली ओवरटेक कर पाओ। उसके अंदर जो ड्राइवर होता है उसकी हाइट भी 1.2 लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट भी 1.2 मीटर लेंगे, क्योंकि सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी भी हाइट उतनी रहेगी। और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, आपकी वेलोसिटी कितनी है, सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी वेलोसिटी कितनी है, फ्रिक्शन कितना है, ड्राइवर के पास स्किल कितनी है, गाड़ी किस टाइप की भाई, एक तो सुपर कार हो भाई एक्सेलरेशन बहुत तगड़ी है, और एक भाई सीएनजी वाली कार हो भाई, ये ग्रेडियंट ऑफ रोड कैसा है भाई, चढ़ाई पे कर रहे हो आप या फिर ढलान पे कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडियंट ऑन हाईवे इज 1/20। तो ग्रेडियंट दिया हुआ आपको 1/20। 1/20 का क्या मतलब हुआ, 1/20 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 5%। तो 1/20 पढ़ते ही दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन बन जानी चाहिए कि भाई 5% का है। रेडियस कितना है, 200 मीटर का। ग्रेड कंपेंसेशन के बाद जो कर्व है वो 4% से कम नहीं होना चाहिए। तो ये तो इसने खुद ही लिख दिया, बाकी ये चीज़ आपसे पेपर में क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ सकता है। ग्रेड कंपेंसेशन करने के बाद जो कंपेंसेटेड ग्रेडियंट है वो किससे कम नहीं होना चाहिए, 4% से कम नहीं होना चाहिए। आपको ग्रेड कंपेंसेशन निकालना है, तो ग्रेड कंपेंसेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 30 + r डिवाइड बाई आर या 75/r। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम लेंगे, आर हमारा रेडियस, तो 30 + r/r या फिर 75/r। आपने रेडियस पुट किया तो मिनिमम इनमें से कौन सी वैल्यू है, 0.375 यानी कि 0.38। और फिर हमने क्या निकाल लिया, कंपेंसेटेड ग्रेडियंस क्या होगा, इनिशियल ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपेंसेशन। इनिशियल कितना था 5%, इनिशियल कितना था 5% माइनस 0.38, या आपने उसको कंपेंसेशन प्रोवाइड कर दिया कि भाई इतना ग्रेडियंट कम कर दो, भाई 5% ग्रेडियंट के ऊपर गाड़ी को चढ़ाने में प्रॉब्लम आएगी तो थोड़ा सा कम कर दो उस चीज़ को। तो कंपेंसेटेड ग्रेडियंट आपका कितना आ गया 4.63। ये कितना आ गया, कंपेंसेटेड ग्रेडियंट आ गया 4.63, और हमसे क्या पूछा ग्रेड कंपेंसेशन, भाई उसको कम कितने से करेंगे तो 0.38। पेपर में इस तरीके से भी आपको कन्फ्यूज कर सकता है, इसने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कन्फ्यूज करने के लिए, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी सॉल्व करने के बाद भी अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया तो। ग्रेड कंपेंसेशन वही कितने से कम करेंगे, केवल वो पूछा, कंपेंसेटेड ग्रेडियंट नहीं पूछा हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर IRC व्हाट शैल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रक एंड ट्रेलर कम्बिनेशन ऑफ द रोड व्हीकल। तो ट्रक एंड ट्रेलर कम्बिनेशन का जो व्हीकल है उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, उसकी लेंथ होगी 18 मीटर।
और ये जो IRC के हिसाब से लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो विड्थ तो सबसे आसान है याद रखना भाई। नॉर्मल व्हीकल की 2.5 मीटर और कोई बड़ा व्हीकल है ट्रांसपोर्ट का तो उसकी 2.7 मीटर। तो ये तो बिल्कुल आसान था याद करना, आपने कर लिया। फिर आती है हाइट के ऊपर। जो डबल नॉर्मल का देखते हैं, नॉर्मल यानी कि नॉर्मल एप्लीकेशन अपने कारकूर हो गई तो 3.8 मीटर। अगर ISO कंटेनर है तो 4.2 मीटर और डबल डेकर बस है तो 4.75 मीटर। तो ये भी आसानी था याद करना, 4-5 बार पढ़ोगे। जो पैटर्न है आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है, तो आप धीरे धीरे चीज़ों को याद करना आपके लिए आसान हो जाएगा भाई। नॉर्मल में आपने याद कर लिया 3.8, फिर थोड़ी सी बड़ी होगी तो 4.2, उससे और बड़ी होगी तो 4.75, यानी कि डबल डेकर बस। और लेंथ याद कर लेना, जो नॉर्मल व्हीकल है उसकी हम कितनी कंसीडर करते हैं, 9.5 मीटर। अगर रिजिड फ्रेम है और 2 से ज़्यादा एक्सल है तो 11.25 मीटर। आर्टिकुलेटेड व्हीकल विद मोर दैन 2 एक्सल तो उसके लिए 16 मीटर और ट्रक ट्रेलर की कम्बिनेशन के लिए 18 मीटर। तो एग्जैक्ट जो लैंग्वेज यहाँ यूज़ की है वही लैंग्वेज यूज़ करके आपसे पेपर में पूछ जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा होगा, ट्रक ट्रेलर की कम्बिनेशन वाला। वो आपको वैसे भी दिख रहा है भाई, सामने ट्रक है फिर उसके पीछे आपने ट्रेलर लगा दिया, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, ज़्यादा ही होगी, सबसे ज़्यादा यानी कि 18 मीटर और नॉर्मल की 9.5 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप इज़ नॉट यूज एज ए ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व इनमें से हम कौन सी यूज नहीं करते। हमने लेमन स्केट पढ़ी थी, क्यूबिक पैराबोला पढ़ी है, स्पायरल पढ़ी है, लेकिन सेमी सर्कल हमने नहीं पढ़ी। तो ए ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में ही हमने देखा था स्पायरल, लेमन स्केट एंड क्यूबिक पैराबोला। और हाईवे में हम कौन सी यूज कर रहे हैं, स्पायरल। हाईवे में कौन सी, स्पायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रोवाइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंजीनियरिंग सर्वे टू बी डन फॉर ए न्यू हाईवे प्रोजेक्ट। हाईवे प्रोजेक्ट के लिए जो हम सर्वे करते हैं उसका सीक्वेंस क्या है। तो उसका सीक्वेंस क्या रहता है, याद करने का तरीका था MRPL। सबसे पहले मैप स्टडी, फिर रेनेसेंस, फिर प्रीलिमिनरी और फिर लोकेशन या फिर डिटेल सर्वे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो सी ऑप्शन। मैप स्टडी करी, फिर रेनेसेंस यानी कि बेसिक मोटे मोटे तौर पे देख लिया आपने, फिर प्रीलिमिनरी यानी भाई स्टार्टिंग का सर्वे, और फिर क्या करा आपने, फाइनल लोकेशन या फिर डिटेल सर्वे। तो याद करने का तरीका आप समझ गए, MRPL। तो ये 4 स्टेप होते हैं किसी भी हाईवे सर्वे को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। प्रपोज डिज़ाइन स्पीड फॉर अर्बन एक्सप्रेसवे एज रिकमेंडेड बाय IRC। तो IRC ने जो अर्बन एक्सप्रेसवे की डिज़ाइन स्पीड हमें कितनी बताई है, तो IRC 86/2018 के हिसाब से जो डिज़ाइन स्पीड है वो आपको याद होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी टेबल है, थोड़ा याद करने में दिक्कत होगी, तो एक लाइन को याद कर लेना भाई। अर्बन एक्सप्रेसवे के लिए प्लेन के अंदर 80 की स्पीड, आर्टीरियल के लिए 60, कलेक्टर के लिए 40 और लोकल स्ट्रीट के लिए 30। ये पैटर्न आपको याद कर लेना है। अर्बन के लिए 80, 60, 40 और 30। भाई शुरू में 20-20 कम होती जा रही, फिर आखिरी में 10 कम कर दी। 80 से 60, 60 से 40, 40 से 30 सबसे बड़ी अर्बन एक्सप्रेसवे, फिर आर्टेरियल और फिर कलेक्टर और फिर लोकल स्ट्रीट। लोकल स्ट्रीट यानी कि गली गली के रोड हो गए, कलेक्टर भाई थोड़े ढंग के रोड हो गए शहर के, आर्टेरियल यानी कि शहर का मेन रोड, और अर्बन एक्सप्रेसवे तो ये तो आप समझ गए, अर्बन एक्सप्रेस यानी कि बहुत हाई क्लास का रोड, ऐसा एक्सप्रेसवे जो शहर के अंदर से गुजर रहा है। और वैसे तो प्लेन का ही पूछेगा आपसे, रोलिंग और माउंटेनियस का पूछने की उम्मीद ना के बराबर है, लेकिन अगर आ भी जाए तो इस लाइन से आप 10 कम कर देना तो रोलिंग में, और 10 कम कर देना तो माउंटेनियस में। तो ये पैटर्न्स आपको देख लेना है बस, 80, 60, 40, 30। अर्बन सबसे बड़ी है, फिर आर्टेरियल, फिर कलेक्टर, फिर लोकल। 61 नंबर क्वेश्चन, एज पर IRC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंडेड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोड शोल्डर। तो रोड शोल्डर क्या होते हैं, रोड शोल्डर होते हैं जैसे ये आपका रोड है, कैरिज वे है, यहाँ पे तो आपका मेन रोड हो गया भाई, आपने सीमेंट कंक्रीट का या बिटुमन का जो भी रोड बनाया, यहाँ पे जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलेंगे, रोड शोल्डर। और इसका क्या पर्पज़ है भाई, कोई गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई तो यहाँ साइड में खड़ी हो गई,
या फिर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कल को अगर रोड हमें चौड़ा करना पड़ गया तो उसके लिए ड्रेनेज वगैरह के पर्पज़ के लिए तो जो ये शोल्डर होते हैं ये हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, इज़ नॉट करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट्स सरफेस मस्ट बी रफ एज कम्पेयर टू दी एडजेसेंट रोड। तो इसका सरफेस रफ होना चाहिए एडजेसेंट रोड के कंपैरिजन में, तो ये ठीक बात है। मिनिमम विड्थ 4.6 मीटर, तो ये गलत चीज़ लिखी हुई है। मिनिमम विड्थ हम कितनी लेंगे इसकी, 2.5 लेते हैं। कलर डिफरेंट होना चाहिए रोड से, तो ये भी ठीक बात है। आपको पता कैसे चलेगा, नहीं तो अगर दोनों का सेम कलर होगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा रोड कौन सा शोल्डर कौन सा, तो उसका कलर अलग होना चाहिए, ये भी ठीक बात है। इट एबल टू सपोर्ट ए ट्रक लोडेड इन दी वेट वेदर, तो बारिश के मौसम में एक फुल लोडेड ट्रक इसके ऊपर खड़ा हो जाए तो इतनी इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये भी ठीक बात है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत थी। शोल्डर को हम क्यों प्रोवाइड करते हैं भाई, ताकि कोई गाड़ी वगैरह रोड के ऊपर रुक जाए, ख़राब हो जाए इमरजेंसी के केस में, तो वहाँ साइड पे खड़ी हो जाए। वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि फुल लोड ट्रक का उसके ऊपर वजन आए तो वो सह सके उसको। और मिनिमम विड्थ इसकी कितनी होती है, 2.5 मीटर होती है, और डिज़ायरेबल होती है 4.6 मीटर। मिनिमम विड्थ कितनी होती है, 2.6, डिज़ायर्ड कितनी, 4.6। क्रॉस स्लोप अलग अलग पेमेंट्स का ये तो हमने देखा ही था। उसके अलावा जो इसकी डिज़ायरेबल विड्थ है, कई जगह मैंने 4.5 मीटर भी देखी है, तो इसको थोड़ा आप देख लेना कि 4.6 है या 4.5 है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला, लेकिन अभी के लिए आपको बुक में दे रखा है। तो मिनिमम 2.5, डिज़ायरेबल 4.6। क्रॉस स्लोप ये आप देख सकते हो भाई कितना होता है, याद अब तक आपको हो ही गया होगा। सीमेंट कंक्रीट के लिए हल्की बारिश में, लाइट रेन में 1.7, अगर हैवी रेन है तो 2, बिट्यूमन के लिए 2 से लेके 2.5, WBM या ग्रेवल के लिए 2.5 से लेके 3, और इसके लिए 3 से लेके 4। तो कितना आसान है, बस ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है और आपसे याद हो जाएगा। और नीचे से चलें तो 25 से 33, 33 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। कोई सा भी एक याद कर लो, दूसरा तो आप अपने आप बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड अंडर द कैटेगरी ऑफ द कैरिज वे मार्किंग। तो जो कैरिज वे मार्किंग होती है उनमें से ये कौन सा क्लासीफाई नहीं होता। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, पेडिस्ट्रियल मार्किंग। पेडिस्ट्रियल मार्किंग कौन सी होती है, जो रोड के ऊपर ये मार्किंग होती हैं जेब्रा क्रॉसिंग वाली। पेवमेंट एज लाइन, पेवमेंट एज लाइन कौन सी होती हैं, रोड के किनारों पे की पट्टी होती है ना सफ़ेद या पीले रंग की, तो पेवमेंट एज लाइन। नो ओवरटेकिंग मार्किंग, तो कहीं कहीं नो ओवरटेकिंग की मार्किंग होती हैं, वे हो गई। और कर्व मार्किंग फॉर विजिबिलिटी, तो इनमें से कौन सी कैरिज वे मार्किंग के अंदर क्लासीफाई नहीं है। तो पहले तीनों क्लासीफाइड हैं, लेकिन जो चौथी है उसको हम कैरिज वे मार्किंग के अंदर नहीं गिनते। और अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोचो तो कैरिज वे यानी कि जो रोड की मार्किंग है, तो रोड के अंदर भाई लोगों के पैदल करने के लिए मार्किंग भी होंगी, रोड के साइड वाली लाइन हो गई, रोड के बीचों बीच जो ओवरटेकिंग जोन की मार्किंग होती है वे हो गई। लेकिन जो कर्व मार्किंग है विजिबिलिटी के लिए, वो रोड का पार्ट नहीं होती। कर्व तो साइड में होता है रोड के। कर्व क्या होता है, जैसे ये आपका रोड है और यहाँ पे जो ये पत्थर सा लगा होता है, तो इसको आप क्या कहते हो, इसको हम कहते हैं कर्व। तो ये पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। ये लाइन किस लिए होती है भाई, कंट्रोल करने के लिए, वार्निंग करने के लिए, गाइड करने के लिए और इन्फॉर्म करने के लिए यूजर को। कितनी प्रकार की होती है, ट्रांसवर्स मार्किंग होती है यानी कि रोड के परपेंडिकुलर, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि रोड की लेंथ के अलोंग, ऑब्जेक्ट मार्किंग होती हैं, वर्ड मैसेज के साथ होती हैं, पार्किंग के लिए होती हैं, और हैजार्डस लोकेशन की मार्किंग के लिए होती हैं। तो जैसे सेंटर लाइन ऐसी होती है, इसके अंदर आपको ये याद रखना है, अगर 2 लेन का रोड है तो 3 मीटर की लाइन 4.5 मीटर का खाली स्पेस, 3 मीटर की लाइन 4.5 मीटर का खाली स्पेस, और 150 mm इसकी विड्थ रहेगी, कितनी, 150 mm। 3 मीटर लेंथ, 4.5 मीटर खाली स्पेस। तो पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन। नो पासिंग या ओवरटेकिंग जोन्स के लिए लाइन बना देते हैं भाई, येलो कलर की जो लाइन होती है और डबल लाइन होती है वो किसके लिए होती है भाई, आपको ओवरटेक नहीं करना यहाँ पे। वार्निंग लाइन होती हैं, वार्निंग लाइन कैसी होती हैं, दीज आर ब्रोकन लाइन विद 6 मीटर लेंथ एंड 3 मीटर गैप, यानी 3 मीटर की लाइन होगी वो 6 मीटर की और 3 मीटर का गैप होगा, तो कैसी लाइन है,
वार्निंग लाइन है। एक बार रीडिंग ले लेना, ज़्यादा सीरियस होकर याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को देख लेना पर भाई 2 लेन रोड के लिए 3 मीटर लेंथ होगी, 4.5 मीटर का खाली जगह और 150 mm इसकी वो विड्थ रहती है। पेडिस्ट्रियल यानी कि लोगों को रोड क्रॉस करने के लिए मार्किंग, तो ये सब हम मार्किंग यूज करते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल विड्थ ऑफ ए रोड इज 10 मीटर एंड कैम्बर इज 2%, फाइंड द हाइट ऑफ द क्राउन ऑफ द रोड। तो जैसे कि आपके डायग्राम में देखिए 2% का कैम्बर प्रोवाइड किया गया है, तो जो क्राउन है ये पी पॉइंट है, उसकी हाइट कितनी होगी। तो नॉर्मली आप कर सकते हो, 10 मीटर रोड की चौड़ाई है तो सिंपल ट्रायंगल का रूल लगाना है। ये 2% का आपको स्लोप दिया हुआ है और 10 मीटर टोटल लेंथ है, तो ये कितनी हो, ये 5 मीटर हो गई। और आपको ये निकालना हो तो आप कैसे निकाल लोगे, स्लोप कितना 2% यानी कि 1/50 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर, तो कितना आ गया 1/10 यानी कि 0.1 मीटर। कितना आ गया 0.1 मीटर, बी ऑप्शन। तो सिंपल क्वेश्चन था भाई, जो भी स्लोप आपको दे रखे हो 2% का 3% का, तो 2% यानी कि 2/100 मल्टीप्लाई बाय जो भी लेंथ होगी 5 मीटर लेंथ है, तो यहाँ पे ये वाली आपकी हाइट निकल जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये आप इजीली कर सकते हो। कैसे आएगा क्वेश्चन वो आपने देख लिया। और इसको क्या कहते हैं, क्राउन। क्राउन यानी कि ताज, यानी कि सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द रोड फॉर्मेशन विड्थ। तो रोड की जो फॉर्मेशन विड्थ है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट को देखते हैं। इट इज़ द बॉटम विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट, इट इज़ द बॉटम विड्थ ऑफ द कटिंग, इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ द विड्थ ऑफ द शोल्डर, इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ द विड्थ ऑफ द साइड रेन। तो जो फॉर्मेशन की विड्थ होती है, तो आप डायग्राम से देखिए रोड फॉर्मेशन विड्थ क्या होती है। इसके अंदर दोस्तों आपका कैरिज भी आएगा और शोल्डर आएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन विड्थ। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन विड्थ। इसके अंदर शोल्डर आ जाएंगे और जो आपका रोड है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं वो आ जाएंगी। आपका रोड जिस पे गाड़ियाँ चलेंगी प्लस जो है आपके शोल्डर हैं, तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मेशन विड्थ हो गई है पूरी। तो इसकी प्रॉपर्टी हमसे पूछी है, तो प्रॉपर्टी एक एक करके देखते हैं। इट इज़ बॉटम विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट। अगर एम्बैंकमेंट है, एम्बैंकमेंट का मतलब है आपने वहाँ पे ले जाके मिट्टी डाली है और तब रोड बनाया है, तब उसकी जो बॉटम विड्थ होएगी, तो आपने जो मिट्टी डाली है, तो इस मिट्टी डालने के बाद जो बॉटम विड्थ है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मेशन विड्थ। तो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इट इज़ द बॉटम विड्थ ऑफ द कटिंग। अब कटिंग के अंदर देखिए, कटिंग में रोड आपका कैसा बनेगा, ये आपकी ज़मीन थी, आपने रोड को खोद दिया यहाँ से और यहाँ आपने ऐसे रोड बना दिया। तो कटिंग के अंदर जो फॉर्मेशन विड्थ है वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपने यहाँ तक खुदाई करी है, कुछ ना कुछ यानी कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये बॉटम विड्थ ऑफ कटिंग नहीं होगी। कटिंग की जो है बॉटम विड्थ है ये नहीं होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की विड्थ होगी। इनक्लूसिव ऑफ द विड्थ ऑफ शोल्डर, सही बात है, शोल्डर की विड्थ को इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इट इज़ इनक्लूसिव ऑफ द साइड रेन, तो साइड रेन जो होते हैं उसको हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करते। साइड रेन यानी कि यहाँ पे जो ड्रेन बने हुए होते हैं उनको हम इसके अंदर कंसीडर फॉर्मेशन विड्थ में नहीं करते। फॉर्मेशन के अंदर क्या आएगा, कैरिज वे प्लस शोल्डर, कैरिज वे प्लस शोल्डर केवल यहीं आएंगे। और एम्बैंकमेंट में आप समझ गए यहाँ से यहाँ तक, और अगर कटिंग होती तो कटिंग के अंदर पूरा ये कटिंग वाला जो पार्ट है ये आपको लेना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द सबमर्ज कर्व इन द रूरल रोड। तो जो रूरल रोड के अंदर सबमर्ज कर्व होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या कहते हैं, लेटरल कन्फाइनमेंट टू द बेस कोर्स इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। दीज प्रोवाइड लेटरल कन्फाइनमेंट टू द बेस कोर्स इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। लेटरल कन्फाइनमेंट का मतलब क्या समझते हो, लेटरल कन्फाइनमेंट यानी कि जैसे जहाँ मिट्टी वगैरह है तो आपने ये शीट पाइल यहाँ ऐसे डाल के इसको लेटरली कन्फाइन कर दिया, यानी कि इसको इधर उधर जाने से रोक दिया, ये एक जगह स्टेबल हो गई। तो जैसे रूरल रोड के अंदर आपने ये सबमर्ज कर्व, एक तो जो पत्थर होता है रोड के ऊपर आप ऐसे देखते होगे,
अब इसके अंदर क्या है, वो पत्थर इन्होंने नीचे डाल दिया इस टाइप से, तो आपने क्या कर दिया, इसको लिटरली कन्फाइन कर दिया। अब यहाँ की मिट्टी यहाँ थोड़ी ना जा सकती है और ना यहाँ की इधर आएगी, तो लिटरली ये कन्फाइन हो गई। तो कहाँ प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबल पेमेंट में बेस कोर्स को लिटरली कन्फाइनमेंट देने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से ट्रैफिक साइनेज और जो डिज़ाइन वगैरह का पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। पेमेंट का डिज़ाइन, पेमेंट मटेरियल, ट्रैफिक, एयरपोर्ट, वो सब भी हमारा पार्ट बचा हुआ, तो नेक्स्ट लेक्चर से उसको हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। पेपर में कम टाइम बचा हुआ है, तो रोज़ एक सब्जेक्ट की रिवीजन तो आपको कंपलसरी करनी ही करनी है, चाहे वो सब्जेक्ट पहले आपने 10 बार पढ़ा हो या 20 बार पढ़ा हो। तो जब तक पेपर नहीं होता एक सब्जेक्ट रिवीजन करते रहिए। और रीजनिंग को डेली आप या तो किसी यूट्यूब पे कोई सर पढ़ाते हो और वे 25-30 क्वेश्चन करवाते हो तो उनके साथ कर लेना। और अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने अच्छे लगते हो तो या तो आप रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगा लेना, तो दोनों में से कोई एक कर लेना, दोनों सही रहेंगे। तो रीजनिंग को भी ध्यान देना, क्योंकि रीजनिंग में 40+ नंबर आपको लेके आने हैं। जीके के अंदर नंबर नहीं आएंगे, जीके को कितना भी पढ़ लो नंबर वहीं 10-15 ही आने हैं, तो उसको पढ़ने का इतना फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, बस इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड बाय टू।